हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। ऐसा कहा जाता है कि एनिमल किंगडम में एनिमल स्पीशीज के जो ग्रुप्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो इवोल्यूटेड है, हाईली डेवलप्ड जो है वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप मैमल्स है, हम जिससे बिलोंग करते हैं। तो मैमल्स का ग्रुप एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा सुपीरियर, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली इवोल्यूटेड माना जाता है। वैसे ही प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा हाईली डेवलप, सुपीरियर एंड डोमिनेटिंग माना जाता है एंजियोस्पर्म्स को। तो प्लांट स्पीशीज में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था उस क्लासिफिकेशंस के ग्रुप्स में एंजियोस्पर्म्स लास्ट ग्रुप है। चलिए शुरुआत करते हैं एंजियोस्पर्म्स के कुछ कॉमन फीचर्स से। तो ये पहले ऐसे प्लांट है जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप सब जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स, आल्गी, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। जनरली एंजियोस्पर्म्स को ट्रूली फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये फ्लावर्स एक्चुअल में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम भले ही अलग अलग तरीके से फ्लावर्स को यूज कर रहे हो, सबको रोज डे याद आ रहा होगा। तो जब फ्लावर डे होता है उसमें रोज डे जब होता है, तब रोज डे के अंदर हम प्रपोज करते हैं अपने क्रश को विद द रोज। तो रोज है, रेड रोज, वो जनरली सिंबल है लव का। व्हाइट रोज जो है वो पीस का सिंबल है। पिंक जो है वो केयर का सिंबल है। तो उस तरीके से सालों से हम फ्लावर्स को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते आए हैं। काफी सारी रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर हम फ्लावर्स को यूज करते हैं। और इवन जब हमारे घर पे कोई अच्छी सी कह सकते हैं कि इवेंट हो या कोई जैसे शादी हो, मैरिज वगैरह हो, बर्थडे हो, तब हम फ्लावर्स को लाते हैं और फ्लावर से पूरे घर को डेकोरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लावर्स को बहुत ज्यादा पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, पर प्लांट तो फ्लावर एक ही पर्पस के लिए फॉर्म करता है और वो है रिप्रोडक्शन। मतलब कि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऐसा माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो कॉर्न और स्ट्रॉबेरीज थी वो इवोल्यूशन के बाद फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गई। तो जिम्नोस्पर्म्स में से ही एंजियोस्पर्म्स का कहीं फॉर्मेशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है, ऐसी बिलीफ है। तो इसी रीजन से फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन चुका है। पर जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल्स नेकेड थे। इस वजह से जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता था तो सीड्स को फ्रूट्स का प्रोटेक्शन या फ्रूट्स का कवरिंग नहीं मिलता था। पर ऐसा नहीं है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल्स नेकेड नहीं होते। ओव्यूल्स आर कवर्ड विद द ओवेरियन वॉल। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इन फ्यूचर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द सीड्स एंड ओवरीज विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म, ये नाम कहाँ से आया? इसका मीनिंग होता है जिसके सीड कवर्ड है। जहाँ स्पर्म का मतलब होता है रिलेटेड विद सीड एंड एंजियो का मतलब होता है जो कवर्ड है। तो एंजियोस्पर्म्स वर्ड का मीनिंग होता है जिनके सीड्स फ्रूट से कवर है। पोलन ग्रेन्स, ओव्यूल्स, ये सब जो आप लोगों ने पड़ा हुआ था जिम्नोस्पर्म्स में, ये यहाँ पर भी फॉर्म होता है, पर ये सारी चीजें फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फ्लावर प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए जो नेसेसिटी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बेसिक नीड है, उन सब चीज़ों को। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करेगा और मैंने आपको बताया एंजियो वर्ड का मीनिंग होता है कवर्ड, एनक्लोज्ड, एंड स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो इस चीज का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म का मतलब हो गया है कि जो फ्रूट से कवर है। आप सब जानते हैं कि मोस्टली लैटिन लैंग्वेज को हम यूज करते हैं और यहाँ पर भी सेम लैटिन लैंग्वेज को ही यूज किया गया है। स्पर्म्स मतलब कि होता है सीड्स और एंजियो का मतलब होगा कवर्ड और दी एनक्लोज्ड।
क्योंकि इनके सीड्स फ्रूट से कवर्ड होते हैं, इस वजह से हमने इनका नाम एंजियोस्पर्म्स रख दिया है। तो ये हो गया नाम का मीनिंग, किस वजह से हमने इसका नाम एंजियोस्पर्म्स रखा। अब बात करते हैं हैबिटाट, कहाँ पाए जाते हैं ये प्लांट्स की स्पीशीज और मेंबर्स। तो कह सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट है इसकी। Angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in the wide range of habitats. Otherwise आप लोगों ने देखा कि ब्रायोफाइट्स वहीं पर ग्रो हो सकते हैं जहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, शेडेड लोकेलिटीज है। अगेन टेरिडोफाइट्स को भी कूल और डैम्प प्लेसेस, शेडेड लोकेलिटी ज्यादा पसंद है, और जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली कोल्ड जो लोकेलिटी और रीजन है वहां पर रहने के लिए सुटेबल है। पर एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्शनली ऐसा लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का जो ऑलमोस्ट बहुत सारी हैबिटाट्स में रहने के लिए कैपेबल है। यही तो रीजन है कि हम उसको ज्यादा सुपीरियर और डोमिनेटिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए उनके पास ज्यादा एडेप्टेशन है, वो हर जगह पर रहने के लिए कैपेबल। उन्होंने एडेप्टेशंस के जरिए खुद को बहुत सारी जगहों पर रहने के लिए कैपेबल बनाया है। तो ये था एंजियोस्पर्म में फ्लावर, मीनिंग ऑफ नेम एंड दी हैबिटाट। अब हम बात करते हैं दूसरे कुछ जनरल फीचर्स की जो हम इंक्लूड कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। साइज कैसी होती है, तो एंजियोस्पर्म्स टाइनी से बिग लेवल तक के प्लांट्स हो सकते हैं। जैसे सबसे छोटा प्लांट एंजियोस्पर्म में वुल्फिया है, वो माइक्रोस्कोपिक कहते हैं इसको। अब इस प्लांट को देखिए कितना छोटा है, ये जो सिंगल सिंगल आपको डॉट्स दिख रहे हैं, जो आपको नोड्स नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो एक्चुअल में सिंगल सिंगल वुल्फिया प्लांट है। तो बहुत टाइनी है ये प्लांट। जबकि यहाँ टॉल ट्रीज भी तो है, यूकेलिप्टस जो इवन 100 मीटर की जो हाइट है उसको भी क्रॉस कर लेता है। यूकेलिप्टस को नॉर्मली नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, जिनके लंबे लीव्स होते हैं और एक डिफरेंट ही इसकी कह सकते हैं कि आप लोग फ्रेग्रेंस होती है। और यूकेलिप्टस को काफी सारी जगहों पर फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है और कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इवन इसके मेडिसिनल यूजेस भी है। आप फिगर आउट कर सकते हैं यूकेलिप्टस कैसा दिखता है, नीलगिरी भी कहते हैं हम उसको, वो कैसा दिखता है आप गूगल करिए। एंजियोस्पर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहाँ काम में आते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनको हर्बेशियस एनिमल्स या वेजिटेरियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एज अ फूड यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये हमारा फूड है। आप सबको याद होगा कि बहुत सारे पल्सेस, बीन्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। व्हीट, बाजरा, ज्वार, कॉर्न, और आप सारे फ्रूट्स देख लीजिए, जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं, जो भी पल्सेस, जो भी ग्रेन्स, ये सब कुछ जो हम खाते हैं, मोस्टली हमारी जो नीड है वेजिटेरियन अगर हम बात करें तो पीपल्स की जो भी नीड है वो एंजियोस्पर्म्स ही तो है जो फुलफिल करता है। तो कह सकते हैं कि हमारे फूड का बहुत बड़ा रिसोर्स है एंजियोस्पर्म। उसके साथ साथ फोडर हमारा ही नहीं, वो ख्याल रखता है दूसरे एनिमल्स का भी। नेचर ने उनको काफ़ी सारे एनिमल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए प्रोड्यूस किया है। देखिए वो फोडर के फॉर्म में यूज़ होता है, घास चारा जिसको हम कहते हैं। जो हर्बेशियस एनिमल है, जो वेजिटेरियन है, वो डिपेंडेड है फूड के लिए ऑन दी एंजियोस्पर्म्स। और फ्यूल, आप सब जानते हैं कि पुराने समय में फ्यूल मतलब लकड़ियों को यूज किया जाता था एज अ फ्यूल, हम उससे ही खाना पकाते थे, चूल्हे होते थे। आज भी विलेजेस के अंदर हम लोग वुड को जलाकर खाना बनाते हैं। तो एंजियोस्पर्म से जो हमें लकड़ियां मिलती है, जो वुड मिलता है, उसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। नीम देखिए, टर्मरिक देखिए, तुलसी देखिए, आंवला, ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में जिसकी मेडिसिनल यूटिलाइजेशन है। करीबन 25,000 से भी ज्यादा प्लांट्स हैं, उससे भी ज्यादा प्लांट्स हैं जिनको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। आप आयुर्वेदा का रेफरेंस ले सकते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का आप रेफरेंस ले सकते हैं, जहां पर आपको कुछ प्लांट्स मिलेंगे जिनको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे रेजिन्स हैं, वो भी यहाँ से पाए जाते हैं। रबर जैसे हैं, तो
ये हम बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म्स की इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ हमें यूज होते हैं। तो बहुत सारा यूटिलाइजेशन हम करते हैं एंजियोस्पर्म से। तो यहाँ तक हमने समझा कि साइज और इम्पोर्टेंस क्या है, और हम अब इसके बेसिक फीचर्स में हम लास्ट स्लाइड पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म का जो बहुत बड़ा ग्रुप है स्पीशीज का, वर्ल्ड ऑफ एंजियोस्पर्म्स, उसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एंजियोस्पर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकॉट्स एंड द मोनोकॉट। सिंपली हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट कहते हैं, पर इसका पूरा नाम है डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। ये वर्ड कहाँ से आए, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स? तो सबसे पहले हम डाइकोट्स को देखते हैं। डाइकोटिलेडन्स, यहाँ देखिए डाई का जो मतलब होता है वो होता है दो, टू, जबकि कोटिलेडन्स का एक्चुअल मीनिंग होता है ये स्ट्रक्चर, ये है पहला कोटिलेडन और ये है दूसरा कोटिलेडन। तो डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है जिनके पास टू कोटिलेडन्स है। सीड्स की बात करें, जिनके सीड्स में दो कोटिलेडन्स होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको फिगर में दिख रहे हैं वो कोटिलेडन्स है, ये कोटिलेडन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कोटिलेडन्स कहते हैं, तो ये कोटिलेडन्स के नाम से ही जाना जाता है। ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम खा जाते हैं, इसमें फूड स्टोर होता है, और सीड का ये जो कोटिलेडन वाला हिस्सा है वही तो हमारे लिए काम में आता है, वही तो हमें न्यूट्रिशन देता है। प्लांट क्यों इन कोटिलेडन्स को बनाता है? आप ध्यान से देखिए, इन कोटिलेडन्स के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो है प्लांट का बेबी। ये है प्लांट का बेबी, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और इस एम्ब्रियो का हमें जर्मिनेशन करना होता है। देखिए सीड का जर्मिनेशन हम वर्ड यूज करते हैं, तो ये जो एम्ब्रियो है वो तब डेवलप होता है, प्रॉपर तरीके से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है जब हम सीड को जमीन में डालते हैं, और सीड्स को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब जैसे सॉइल और प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो ये जो कोटिलेडन्स हैं उनमें छुपा हुआ नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, वो ये एम्ब्रियो लेने लगता है। उनमें से रूट्स जनरेट होते हैं, शूट जनरेट होते हैं और लीफ जनरेट होते हैं। क्योंकि जब तक ये एम्ब्रियो डेवलप होके बाहर नहीं आएगा ज़मीन से, तब तक तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। सनलाइट का कांटेक्ट ज़रूरी है लीव्स को, तो तब तक उसको छुपा हुआ या स्टोर्ड न्यूट्रिशन यूज़ करना पड़ेगा, और ये न्यूट्रिशन सीड ने कहाँ छुपा रखा है? अपने कोटिलेडन में। ये एम्ब्रियो को मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंस है कोटिलेडन का। अगर दो कोटिलेडन्स अवेलेबल हैं तो ऐसे सीड को डाइकोट्स कहते हैं। और मोस्टली आप लोगों ने जो डेफिनेशन अब तक पढ़ी होगी वो ये होगी कि जिन सीड्स को दो इक्वल हाफ्स पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंजियोस्पर्म्स के, उनको हम डाइकोट कहते हैं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, पर हमें ये लिखनी है कि ऐसे सीड्स जिनके पास डाइकोटिलेडन्स है उनको हम डाइकोट कहेंगे। तो मोनोकोट का मीनिंग आपको वैसे ही समझ आ गया होगा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब कि वन, और कोटिलेडन किसको कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये कोटिलेडन है पूरा। एम्ब्रियो को हम रहने देंगे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको येलोइश कलर का दिख रहा है ये कोटिलेडन है, इसको हम कोटिलेडन कहेंगे। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर कोटिलेडन के नाम से जाना जाएगा, ये सब कुछ कोटिलेडन है। सिर्फ ग्रीनिश जो एम्ब्रियो वाला हिस्सा है वो हमें छोड़ देना है, इसके अलावा पूरा ये जो पोर्शन है वो कोटिलेडन के नाम से जाना जाता है, तो ये कोटिलेडन का ही हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर कोटिलेडन का मतलब आप समझ चुके हैं, क्योंकि मोनोकोट के पास एक सिंगल कोटिलेडन होने की वजह से हमने उसको नाम मोनोकोट दिया। मोनोकोट के जो सीड्स होते हैं उसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे वीट, जैसे आप देख लीजिए मेज, ये सारी चीज़ें, बाजरा, ज्वार, इनके जो सीड्स है मोस्ट ऑफ ग्रेन्स मोनोकोट्स में आकर, मोनोकोट्स मोस्टली ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनके सीड्स को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जबकि डाइकोट में मोस्टली पल्सेस एंड बीन्स आते हैं, और इनके सीड्स को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म्स को दो ग्रुप में कैसे क्लासिफाइड किया जाएगा, डाइकोट एंड दी मोनोकोट।
तो यहाँ तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंजियोस्पर्म्स की हैबिटेट क्या है, फ्लावर एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे काम करता है, ये एंजियोस्पर्म नाम कैसे मिला, साइज कैसी होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में क्लासिफिकेशन। ये उसकी जनरल इंफॉर्मेशन है। और इसी के साथ एंजियोस्पर्म का ये लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन। Hello everyone.